तो वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं बेटा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। मैथमेटिकली हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसमें हमने डायरेक्शन दिया। लाइन सेगमेंट देने से हमें क्या मिल जाएगा? लाइन सेगमेंट देने से ए और बी के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा ए बी का, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसे हम इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर इसको वेक्टर में मान लो ए कहता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ ए से, या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉड ऑफ ए। ठीक, पहली बात। दूसरा, इसका डायरेक्शन होगा, पहली चीज। दूसरा, इसमें क्या होगा? तो डिस्टेंस या लेंथ कह लीजिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी होगा। अच्छा, डायरेक्शन बी टू ए भी तो हो सकता था, तो डायरेक्शन डिसाइड कैसे करेंगे? तो इसका डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी होगा, और इस डायरेक्शन को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करेंगे, फाइंड बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से इसको हम फाइंड करते हैं। ओके, डायरेक्शन मिलता कैसे है? डायरेक्शन मिलता कैसे है? डायरेक्शन के लिए हम कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन ले कैसे? आप ए से बी भी ले सकते थे, आप बी से ए भी ले सकते थे, तो डायरेक्शन कैसे लेना चाहते हो? ये तो मेरी मर्जी था। तो डायरेक्शन के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन होगा, लाइन एल है, या कह सकते हो इस वेक्टर के ऊपर ही एक लाइन एल है, ऐसा लिखो। ये वेक्टर जो एक लाइन का पार्ट है, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन दोनों तरफ दी जा सकती है, इसलिए आपकी इच्छा, डायरेक्शन ए से बी भी ले सकते हैं और डायरेक्शन बी से ए भी ले सकते हैं। ये जो लाइन जिसका कि वेक्टर एक पार्ट है, लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट है, ए बी लाइन सेगमेंट लाइन एल का एक पार्ट है, डायरेक्शन में ए से बी ले रहा हूं इस केस में, ये स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है या नोन है, एंडिंग पॉइंट भी नोन है, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है जैसे हमने वेक्टर कहा। तो ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है, इसका डायरेक्शन हमने ए से बी लिया। आप चाहे तो इसका डायरेक्शन बी से ए भी ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन लाइन का दोनों तरफ लिया जा सकता है। तो ये जो मैं कह रहा हूं, जो लाइन है जिसका कि वेक्टर पार्ट है, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। लाइन एल है यहाँ, ये क्या आपका लाइन ऑफ सपोर्ट है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये तीन चीजें जो होती है वेक्टर का पार्ट होती है। एक और चौथी चीज होती है, कोई भी क्वांटिटी अगर ये तीन चीजें प्रोसेस करेगी, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, लाइन ऑफ सपोर्ट होगा, तो वेक्टर होगी। लेकिन इसमें एक और चीज है, ये भी होना जरूरी है, ये नहीं होगा तो वेक्टर नहीं होगी, और वो है लॉ ऑफ एडिशन। जो लॉ ऑफ एडिशन है वो आपका लगना चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये अगर अप्लाई होगा तभी इसको हम कहेंगे कि साहब ये वेक्टर है। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसा आप जानते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन वो वेक्टर नहीं होती। कौन सी? बोलो। टेंसर टेंसर। एंड एक और, अरे एसी करंट। एसी करंट भी तो यही है बेटा, एसी करंट का भी तो ये हाल है। ठीक है ना, कि ये इसके अंदर देखो, आप लगाओ, छुओ, मजा आएगा। हमारे की मैग्नीट्यूड है और बह रही है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, ओके। तो ये भी जरूरी है कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन फॉलो होना चाहिए, या लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होना चाहिए। ठीक है ना, आप कह पाओगे कि ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर है, अदरवाइज ये वेक्टर नहीं है। ठीक। अच्छा, अब वेक्टर के अंदर क्या होता है? देखो, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इसे हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। नोट करते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं हल्का सा बता देता हूँ। ठीक है, इसे हम कहेंगे क्या है, ए को क्या कहेंगे? पॉइंट हो गया, ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड बी इज कॉल्ड, बी इज टर्मिनल पॉइंट।
ये ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक। अब यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ वेक्टर में आ जाइए। अब पूरा पढ़ना तो पूरा पढ़ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर में मेन मेन चीजें बताते जा रहा हूँ आपको, जो मेन मेन काम की चीजें हैं। तो क्योंकि एक बार ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में आ जाइए। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले लिख लीजिएगा नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ठीक है ना, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड जीरो। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो उसको अपन नल वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस नल वेक्टर? तो डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर जो होगी वो आर्बिट्री होगी। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? आर्बिट्री या नॉट डिफाइंड या इनडिटरमिनेट, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये होगी आर्बिट्री, ठीक है, आर्बिट्री डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने ए से स्टार्ट किया और वापस यहां से बी पे गए, ए से स्टार्ट किया और बी पे गए, तो बेटा आपने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, तो कुछ मैग्नीट्यूड मिल गया। लेकिन वापस बी से ए पे आ गए, तो ए से बी पे गए, बी से वापस ए पे आ गए, तो आपने क्या किया, ए से वापस ए पे पहुंचे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तुम्हारा? जीरो। ये है नल। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना तुम्हारा यहाँ पे? ऑटोमेटिक जीरो है। इसे हम कहेंगे कि ये नल, ठीक। अच्छा इसका डायरेक्शन आर्बिट्री है, स्वेच्छ है, आपकी इच्छा कुछ भी ले लो, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको ले सकते थे, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, तो आप जैसे मान लो ए से स्टार्ट किया, आप बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, वापस ए पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं, नल वेक्टर है। या मान लीजिए ए से स्टार्ट किया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, वापस आ गए, कोई दिक्कत नहीं, नल वेक्टर है, क्योंकि ए से स्टार्ट किया, ए पे वापस आए, और डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है। इसका देखो यूज कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर देखेंगे तो यूनिट वेक्टर, तीन शॉट के चक्कर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो जाए, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर वन यूनिट हो जाए, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर वन यूनिट है उसकी यूनिट वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये आपका ए बी वेक्टर है। अब इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 5 है, लेंथ मान लो 5 है। अब मैं इसके ऊपर अगर एक छोटा वेक्टर बनाता हूं ए सी, और जिसकी लेंथ मेरे पास अगर वन यूनिट है, एसी की लेंथ अगर वन यूनिट है, जिसकी 5 यूनिट लेंथ है, तो मैं कह सकता हूं AC इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए। सिंपल सी बात है, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट होगा उसको अपन क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। अच्छा ज्यादातर यूनिट वेक्टर वेक्टर के डायरेक्शन में लगता है, कंपल्सरी नहीं है, ज्यादातर यूनिट वेक्टर वेक्टर की डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन में मैक्सिमम टाइम यूनिट वेक्टर अप्लाई होता है, ठीक है, क्लियर। अब ये यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे? जैसे एक वेक्टर मैंने लिखा, सपोज कर लो ए बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर क्या होगा? इसके दो पार्ट हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड ए बी और एक है इसका डायरेक्शन ए बी। ए बी की डायरेक्शन को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है आपका यूनिट वेक्टर का रोटेशन। सो इन जनरल वी विल से वेक्टर ए कैन बी रिटन एज mod of a into a cap. So what is a cap? So a cap will be equal to vector a upon mod. तो किसी भी वेक्टर का यूनिट, किसी भी उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप वेक्टर को उसके मॉड्यूलर से डिवाइड करते हैं। अच्छा कितनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा यूनिट वेक्टर, कुछ जनरल यूनिट वेक्टर जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो समझ लीजिए क्या है। जैसे हम लेते हैं आई जे के, अगर एक्स वाई जेड एक्सिस हम बात करें, वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई लेते हैं, वाई की तरफ जे लेते हैं और जेड की तरफ के। सुनो लीजिए, आई जे के आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तुम लोग बोलो सर ये सब तो हमारा बेसिक चीज है ही,
हमको मालूम ही है, कोई बात नहीं, मालूम है तो ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखिएगा आईजे के, तो किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर मॉड आप निकालोगे, मॉड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। देयरफॉर मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे, मॉड ऑफ के, इट शुड बी ऑलवेज 1। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेक्टर है ओ ए, तो इस वेक्टर ए को मैं उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखता हूं, ये आप ऑलरेडी जानते हो, अलोंग आई जे के तीन कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं। ये हो जाएगा मेरे पास, सपोज कर लीजिए वेक्टर आर लिख देता हूं, वेक्टर ओपी कर देता हूं, ओपी जनरल में। तो ये वेक्टर आर को मैं लिख दूंगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। तो वेक्टर आर को मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में लिखूंगा। अब मैं प्रूफ में नहीं आ रहा हूं बेटा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अगर मुझसे कोई बोले कि साहब इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर आर अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, उसका मॉडुलस कैसे निकालोगे? उसका मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रखिएगा, मॉड निकालने के लिए हम आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट लेंगे, प्रोवाइडेड आपके पास यहाँ आई जे के हो। अगर आई जे के अलावा कुछ और होगा तो उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का रूट से मॉड नहीं मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसलिए ये पॉसिबल है। अदरवाइज, अदरवाइज यही मॉडुलस की बात खत्म कर रहा हूं, यही मॉडुलस लिख लो। अदरवाइज मॉडुलस के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, वेक्टर ए का वेक्टर ए से डॉट होगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये हम बाद में स्टडी करेंगे, नोट कर लीजिए। इन जनरल मॉडुलस निकालने का हमारे पास जो तरीका है वो है डॉट प्रोडक्ट का, ध्यान रखना, निकालने का तरीका क्या हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम यूज करके, अब एक क्वेश्चन सिंपल सा देखो, सपोज कर लो हमने कहा कि वेक्टर ए जो है वो बराबर है 2i प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी बराबर है 3i प्लस जे माइनस 4 के, वेक्टर सी बराबर है i प्लस जे प्लस 7 के। अब मैं कह रहा हूं फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर having magnitude, having magnitude of vector a plus b plus c in direction of, in direction of vector। तो कह रहे हैं हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना बेटा जिसका मैग्नीट्यूड तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड होगा और जिसका डायरेक्शन सी का डायरेक्शन। अब समझिए कि अगर मान लीजिए वेक्टर r है जिसको मुझे निकालना है, वेक्टर यूनिट वेक्टर r निकालना है, यूनिट वेक्टर r कैप जो मुझे निकालना है दैट इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मॉड। तो यूनिट वेक्टर मैं बोल रहा हूं नहीं बल्कि वेक्टर बोल रहा हूं, यूनिट वेक्टर r वेक्टर हो, ठीक है। तो मान लो वेक्टर r मुझे निकालना है तो हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर r इनटू r। तो यूनिट वेक्टर निकालना भी समझ में आएगा। तो देखिए कि आपके पास जो r का मॉडुलस लेना है वो तो आपको a प्लस b प्लस c का लेना है, और r की जो डायरेक्शन लेनी है वो आपको c से लेनी है। तो मैं इसको लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c इनटू, अब c का कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग c, तो यूनिट वेक्टर अलोंग c क्या हो जाएगा, वेक्टर c अपॉन मॉडुलस ऑफ c। तो अब फॉर्मूला बन जाएगा मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c इनटू वेक्टर c अपॉन मॉड, ये इनटू के लिए ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अब a प्लस b प्लस c निकाल लो, उसका मॉड निकाल दो, व्हाट इज a प्लस b प्लस c वेक्टर, जाने के लिए पूरा लिख रहा हूं अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, तो ओवरऑल हो जाएगा। a प्लस b प्लस c ऐड करो, 2i प्लस 3i 5i प्लस i 6i हो गया, फिर j प्लस j 3j हो गया, फिर माइनस के 5 4 के 4 के प्लस 7 के 5 के सॉरी
5k प्लस 7k प्लस 2k हो गया। अब इसका मॉड निकालो। व्हाट इज मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c? हो गया अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। निकालिए बच्चे कितना आ रहा है? हो गया अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 4 रूट 49 जो 7 आ गया। वेरी गुड। अब वेक्टर c को मॉड c से और डिवाइड कर दो। तो वेक्टर r विल बी, व्हाट इज वेक्टर c? ये तो मालूम ही है। व्हाट इज मॉड ऑफ c? मॉड ऑफ c हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 49 50 51 जो है रूट 51। अब इसको उठा के पुट कर दीजिए तो वेक्टर r बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c, तो 7 हो चुका है, इनटू वेक्टर c वो है i प्लस j प्लस 7k डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, मॉड है अंडर रूट ऑफ 51। ये जाके तो अगर मुझे वेक्टर निकालना है, मान लीजिए वेक्टर r था जो मुझे निकालना था, तो वो होगा मॉड ऑफ r इनटू वेक्टर r, फॉर्मूला। अब मॉडुलस किससे लेना था r का? a प्लस b प्लस c से। डायरेक्शन किससे लेनी थी? c से। अप्लाई कर दिए, सॉल्व करो। तो वेक्टर कब होते हैं? व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल। फर्स्ट, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। सेकंड, उनका डायरेक्शन सेम। दोनों चीज सेम होगी तभी वेक्टर को आप इक्वल करोगे। जैसे यूज करते हैं इसको कहां पे, वो समझिए। हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब इस पैरेललोग्राम पे ध्यान से देखिएगा कि इक्वल वेक्टर कैसे काम करेगा। हम जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट लेंथ इक्वल होती है। अब इसके ऊपर डायरेक्शन हमने खुद दे दी, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी इक्वल है बाय प्रॉपर्टी। अब हमने क्या किया, इस पर डायरेक्शन दे दी, एबी पे जो डायरेक्शन लगाई वही हमने डीसी पे लगा दी। देखो एबी की लेंथ और डीसी की लेंथ इक्वल है बाय प्रॉपर्टी, एंड AB की डायरेक्शन और DC की डायरेक्शन भी सेम हो गई, नाउ इट इज इक्वल। सिमिलरली AD वेक्टर और BC वेक्टर भी इक्वल हो, ठीक है। तो अगर AB की तरफ कोई वेक्टर A अप्लाई होता है तो वही वेक्टर A DC के बराबर पे भी अप्लाई होगा। अगर AD की तरफ मान लो कोई वेक्टर B या D अप्लाई होता है तो वही वेक्टर D आपके यहाँ भी। तो पैरेललोग्राम के अंदर ये हम यूज करेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, सब में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसके अंदर पैरेललोग्राम के अंदर पहली बात हमें ध्यान रखना है, AB वेक्टर है दैट इज इक्वल टू DC वेक्टर, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो AD वेक्टर है दैट यहाँ पे इक्वल वेक्टर का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। जब भी पैरेललोग्राम आएगा हम इन वेक्टर्स को इक्वल लेके चलेंगे, ठीक। डायरेक्शन आप इधर से दे देंगे। अब अगली बात देखिए, अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं? अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर सिंपल है। जैसे मान लो BA वेक्टर लिखना है तो BA वेक्टर को आप लिख दोगे माइनस ऑफ AB, खत्म बात। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक। उसके बाद हम क्या कहते हैं फ्री वेक्टर। ये फ्री वेक्टर क्या होते हैं? फ्री वेक्टर, जैसे मैंने कहा ये फ्री वेक्टर है, मैंने कहा OA जो है वेक्टर A, ये फ्री वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर ए को इस बोर्ड के ऊपर, इस वेक्टर ए को बोर्ड के ऊपर इसी वेक्टर ए के पैरेलल आगे, ऊपर, नीचे, इधर उधर कहीं भी घुमा सकता हूं। मैं इस वेक्टर ए को स्पेस में भी ला सकता हूं उसी के पैरेलल, उसको ऊपर नीचे घुमा। तो ये फ्री वेक्टर है और हम अपने कोर्स में फ्री वेक्टर से ही ज्यादातर डील कर रहे हैं, ठीक है। इसे डील कर रहे हैं अपन बेटा, फ्री वेक्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्री वेक्टर का मतलब वो वेक्टर जिसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे उसी के पैरेलल प्लेन पे या स्पेस में मूव कर सकते हैं। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से और टर्मिनोलॉजीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक अनलाइक, लाइक वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक वेक्टर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर मतलब सभी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ये कुछ वर्डिंग्स हैं जिसकी मीनिंग आपको क्लियर हो। क्या कर लो भैया। अगला बात करें कोलिनियर वेक्टर।
कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर मतलब जब तीन वेक्टर, ऐसा समझो, सपोज कर लो कि ये अपने पास एक ये लाइन एल है हमारी, लाइन ऑफ सपोर्ट। अगर इस लाइन ऑफ सपोर्ट पे हम दो वेक्टर को प्लेस कर दें, मान लो ये हमने वेक्टर ए प्लेस किया और ये हमने वेक्टर बी प्लेस किया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो 2 यूनिट का है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 4 यूनिट का है। अगर दो वेक्टर एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर प्लेस किए जाएं तो उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। अब क्या हुआ, इस डायग्राम जो मैंने दिया है, डायग्राम में ध्यान से देखिएगा कि वेक्टर ए का डायरेक्शन और वेक्टर बी का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। लेकिन एक को हम दूसरे के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल ले सकते हैं। मतलब अगर मैं दो बार वेक्टर ए को इसके ऊपर रख दूंगा, जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, इसका 4 यूनिट है, मैंने तो अगर दो बार इस वेक्टर ए को मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो वेक्टर बी पूरा कवर हो जाएगा। या वेक्टर ए को मैं डबल कर दूं, इसकी लेंथ को मैं डबल कर दूं, तो दिस वेक्टर ए इज एक्जैक्टली इक्वल टू वेक्टर बी। ये समझ में आ रहा है कि जो वेक्टर बी होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द वेक्टर। ठीक, क्लियर? डेफिनेशन क्या है? लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर वेक्टर को आप ला सकते हो या उसके पैरेलल हो, पैरेलल हो तो मूव करके ला सकते हैं। ये वेक्टर है ना भाई, अगर पैरेलल भी होते इसके तो मूव करके हम उस लाइन पे ले आएंगे। अच्छा, अच्छा मान लो ऐसा लाइन होता, ये लाइन ऑफ सपोर्ट है एल, तो लाइन ऑफ सपोर्ट पे एक सपोज कर लो वेक्टर ए है, यहाँ पे फिर डायग्राम देखो, ये वेक्टर ए है, यूनिट मान लो जो 2 यूनिट ही है, और ये वेक्टर आपके पास सपोज कर लो कि सी है, ठीक है, सी वेक्टर ले लेता हूं जिसकी 6 यूनिट लेंथ है, कर देता हूं। चलो, अब आप क्लियर देख रहे हो कि अगर इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन हमारी अपोजिट है, एक इधर जा रही है एक उधर आ रही है, अगर अपोजिट है तो उसमें माइनस का रिलेशन आ जाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट है। सेम था तो प्लस का रिलेशन आएगा, बिल्कुल सेम चलेगा। कुछ मल्टीपल में है उतना टाइम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अगर इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन तो आएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है? क्लियर दिख रहा है कि ये 3 टाइम्स है इसका, इसको मैं 3 बार अगर ऐड करूंगा तो ये इसके इक्वल बन जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो अब वेक्टर सी को मैं लिख सकता था बड़े आराम से, माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर। ये दोनों वेक्टर भी कोलिनियर है क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पे आए, या एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट के तीनों वेक्टर पैरेलल हो, कोलिनियर का दूसरा भी नाम है पैरेलल, ध्यान रखना, पैरेललिज्म और कोलिनियर सेम चीज है वेक्टर के अंदर, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर जो है कोलिनियर कहलाएंगे, और उस केस में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा। वो स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है, स्केलर नेगेटिव भी हो सकता है, स्केलर जीरो भी हो सकता है। So in general, we will say that two vectors A and B are collinear. Two vectors A and B are collinear if and only if. कब collinear होंगे? When one vector B is a scalar multiple lambda times of vector A. Where lambda belongs to any real number. अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव होगी दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो कुछ भी आ सकता था, जीरो भी हो सकता था। तो सिंपल डेफिनेशन है, इफ वेक्टर आर पैरेलल टू व्हाट, ये वेक्टर है सेम लाइन ऑफ सपोर्ट और पैरेलल टू सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, देन दोस वेक्टर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। और उसमें क्लियर दिखा हमको एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो गया। भैया स्कूल में 3D करा रहा हूं ना, तो अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि 3D तुम्हारा हो नहीं पाएगा एग्जाम में।
पूरी गाथाएं पढ़ोगे तो भैया थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है ना। तो 3D जो स्कूल में पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाद में अपन यहाँ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन स्कूल में अपना ध्यान से पढ़ लेगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट? एक बात तो समझ में आ गई। अच्छा, सपोज कर लो कि वेक्टर बी जो है लैम्डा टाइम्स वेक्टर है, तो कोलिनियर में क्या क्या कहानी है वो समझते हैं। तो वेक्टर बी सपोज कर लो मैंने ऐसा लिख दिया कि वेक्टर बी है v1i प्लस v2j प्लस v3k, सपोज कर लो। और वेक्टर ए जो है वो है a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब मैं कह रहा हूं वेक्टर बी जो था वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए था, तो ये हो जाएगा v1i प्लस v2j प्लस v3k इज इक्वल टू लैम्डा a1i प्लस लैम्डा a2j प्लस लैम्डा a3k। अब दोनों तरफ i j k के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, सुनना ध्यान से। i j k तीन यूनिट वेक्टर हैं, तीन नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर हैं। अगर ये नॉन कोप्लेनर होंगे तभी इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, या नॉन कोलिनियर होंगे तो ही इक्वेट करना है। रखिएगा कि सिंस आई जे के आर नॉन कोप्लेनर, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यूनिट वेक्टर लिख भी नहीं रहा हूं, वेक्टर भी होंगे तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, नॉन कोप्लेनर होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, तभी हम उसको इक्वेट करेंगे, तभी ये वैल्यू ये कोफिशिएंट इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं भी हो सकता है। अगर ये कोप्लेनर होंगे, आईजे के कोप्लेनर होते तो इक्वलिटी होगा, उसकी गारंटी नहीं। ऐसा क्यों है बहुत बाद में आएगा, फिलहाल ये ध्यान रखो। आईजे के था, इक्वेट कर, b1 हो जाएगा लैम्डा a1, b2 हो जाएगा लैम्डा a2 और b3 हो जाएगा लैम्डा a3। और अगर मैं रेशियो निकाल दूं तो क्लियर है, b1 अपॉन a1 इज इक्वल टू b2 अपॉन a2 इज इक्वल टू b3 अपॉन a3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो if two vectors are collinear, एक रिजल्ट तो ये बना, two vectors are collinear, पहला रिजल्ट ये बना कि one vector must be scalar multiple of other, ये वेक्टर का रिजल्ट है। इसी रिजल्ट को अगर मैं आईजेके के फॉर्म में ले जा रहा हूं, इसी का मतलब ये निकला कि इनका जो आईजेके के फॉर्म में अगर वेक्टर आप बना ले रहे हो, उनका जो कोफिशिएंट्स होगा वेक्टर बी का और वेक्टर ए का, उसका रेशियो, आई का रेशियो, जे का रेशियो, के का रेशियो इक्वल, ये ऑब्जेक्टिव में बड़ा काम आएगा। तीसरा मेथड ये होता है कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं, तो मैं बता देता हूं, ऐसा आप जानते हैं, उसके डीआर उसके डीसी सेम हो जाए, उसके डीआर सेम हो जाए, यही लिखा हुआ है, डीआर सेम ही। ठीक। चौथी बात, इसी बात को हम 3D में जब कहेंगे तो हम कहेंगे सब डीआर सी, ये डीआर सी तो है, ये बताएंगे सब चीजें धीरे धीरे, मैंने आगे पीछे की चीज आती रहेंगी। अगली बात, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उन वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जी, नोट कर लीजिए, इतनी कहानी है कोलिनियर में। वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काम खत्म हो चुका भैया, कोलिनियर वन वेक्टर स्केलर मल्टीपल अदर। लेकिन जैसे इसको हम आईजेके में ले जाएंगे तो कहानी बनेगी कि सब इनके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। इसी बात को जब हम 3D में ले जाएंगे तो ये v1 v2 v3 इसके डीआरस होते हैं, a1 a2 a3 के डीआरस होते हैं। डीआरस क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, है ना, ये तो ऑलरेडी मालूम है आपको। तो ये इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और वेक्टर में एक और चीज है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी, ठीक है, क्लियर? देखिए क्वेश्चन, and remember this is the condition for collinear vectors, not position vector। ये पोजीशन वेक्टर की बात ही नहीं की है मैंने, देखो। और एक और चीज ध्यान रखना कि ये आईजे के नॉन कोप्लेनर थे तो ही हम इसको इक्वेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसको इक्वेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ी रीजनिंग बाद में भले आएगी, लेकिन कैलकुलेशन अभी हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। देखो, पैरेलल, ये दोनों वेक्टर आपने हमने क्या कह दिया, पैरेलल कह दिया, ठीक है, ये पैरेलल है भाई, ठीक। देन फाइंड एक्स एंड वाई। अच्छा, दूसरे वाले में जे का टर्म नहीं है,
तो ये दो वेक्टर है, ए और बी हमने जो दिए हैं, दो वेक्टर है। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। लैम्डा टाइम्स ले सकता हूँ, वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर है। दो अननोन तो ऑलरेडी मौजूद है, एक्स और वाई, एक अननोन और आप घुसा दे रहे हो लैम्डा, क्वेश्चन उससे ही बनेगा पूरा। लेकिन अगर मुझे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो मैं काय को लैम्डा टाइम्स लगाने जाऊंगा, मैं सीधा सीधा उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दूंगा। मैं यहाँ पे सीधा इक्वेट करूंगा, x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव अपॉन जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू वन अपॉन। फर्स्ट टू लास्ट को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं क्या होगा, फर्स्ट टू लास्ट को इक्वेट करिए, तो x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज वन बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस फोर, so 2x प्लस फोर इक्वल टू x माइनस वन, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस, ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है y की। देखो जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो से डिवाइड कर दिए इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जीरो से डिवाइड नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन जीरो इज वन बाई टू, अब क्रॉस कर दो इधर, therefore x माइनस वाई इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू हो गया x, और x की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव, तो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस x और y की वैल्यू को रख के देखते क्या होता है, x की भी माइनस फाइव है, y भी माइनस फाइव है, तो देखते हैं वेक्टर ए क्या बन रहा है। तो वेक्टर ए हो जाएगा x माइनस फाइव प्लस थ्री प्लस टू, तो हो गया माइनस थ्री आई, और ये तो जीरो हो गया, वह भी हो गया प्लस के। अब वेक्टर बी कितना हो जाएगा, देखो माइनस फाइव और माइनस वन, तो माइनस सिक्स आई प्लस टू के। अब देखिए इसमें से मैं एक काम करता हूं, इसमें से मैं कॉमन निकालता हूं। क्या कॉमन निकाल रहा हूं, देखो इसमें से टू कॉमन निकालता हूं, जैसे टू कॉमन निकालूंगा अब मिलेगा माइनस थ्री आई प्लस के, और यहां पे वेक्टर ए रख दिया, तो टू टाइम्स वेक्टर ए। अगर कोई बोले कि भाई वेक्टर बी और ए के बीच में एक्चुअल में रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन ये है कि वेक्टर बी वेक्टर ए के ट्वाइस है, और यहाँ प्लस ट्वाइस आ गया, इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन में है, सो दे आर लाइक वेक्टर्स, so I can say A and B are like